हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएएस। साथियों, शंकर आईएएस एकेडमी की इस एनवायरनमेंट की सीरीज़ में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं प्रसन्ना वर्मा आज आपके लिए लेकर आई हूँ इसके चैप्टर 6 जिसका नाम रिन्यूएबल एनर्जी है, उसका पार्ट 2। आई होप ये लास्ट पार्ट भी होगा। आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब वगैरह अच्छे से कर लीजिए। तो साथियों, हम बात करेंगे सबसे पहले यहाँ पे ओशन थर्मल एनर्जी के बारे में। थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ क्या होता है। देखिए, होता क्या है कि जिस सोलर एनर्जी की हमने बात अभी पार्ट 1 में करी है, वही जो एनर्जी हमें सन से मिलती है, तो इसकी एक भारी मात्रा, एक अच्छी खासी मात्रा में ये सोलर एनर्जी वो स्टोर हो जाती है। कहाँ पे? ओशंस के अंदर, इवन सीज के अंदर भी। ठीक है, ओशंस और सीज में ऐसा स्टोरेज देखने को मिलता है इस सोलर एनर्जी का। कितनी हो जाती है मैम? तो ऑन एन एवरेज करीब 60 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर जो ट्रॉपिकल सीज का है वो एब्जॉर्व कर लेता है इस सोलर रेडिएशन को, या उसके बराबर इक्विवेलेंट टू द हीट कंटेंट ऑफ, मान के चलिए कि 245 बिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल जितनी हीट देता ना, उतनी समझ लीजिए स्टोर कर लेता है। तो अब बात आती है कि मैम इस एनर्जी को जब हम निकाल के अपने उपयोग में लेकर आए तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? तो जो प्रोसेस है हार्नेस करने का इस एनर्जी को, इसको बोलते हैं ओटेक। ओटेक का मतलब क्या होता है? ओटेक का मतलब होता है ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन। ये क्या यूज़ करता है, कैसे होता है? ये टेम्परेचर का जो डिफरेंस है उसको यूज़ करता है। जो सरफेस के ऊपर टेम्परेचर का डिफरेंस होता है उसको यूज़ करता है। किसके सरफेस के ऊपर? एक ओशन के सरफेस के ऊपर, और जो उसकी गहराई में डेप्थ करीब उसकी जो 1000 मीटर तक। ठीक है, तो ये जो डेप्थ और साथ में ओशन के सरफेस जो है उसके डिफरेंस को समझता है टू ऑपरेट दी, क्या करने के लिए? हीट इंजन को ऑपरेट करने के लिए। और ये जो है वो प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक पावर को। समझ आई बात? तो क्या हो रहा है यहाँ पे कि इट यूजेस द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द सरफेस ऑफ द ओशन एंड द डेप्थ ऑफ अबाउट 1000 मीटर टू ऑपरेट अ हीट इंजन विच प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक पावर। अब इसमें हम दो तरह की चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। एक आता है वेव एनर्जी, एक आता है टाइडल एनर्जी। वेव एनर्जी की बात करें तो वेव क्या है? वेव रिजल्ट है फ्रॉम जो इंटरेक्शन होता है जब विंड का सी के सरफेस के साथ में। ठीक है ना? एंड ये क्या रिप्रेजेंट करती हैं? ये रिप्रेजेंट करती हैं ट्रांसफ़र। किसका? एनर्जी का ट्रांसफ़र। कहाँ से कहाँ? विंड से कहाँ? सी में। तो जो फर्स्ट वेव एनर्जी प्रोजेक्ट जिसकी कैपेसिटी 150 मेगावाट थी, इसे सेटअप किया गया एट विजन जैम, जो कि आपका त्रिवेंद्रम के पास पड़ता है। तो ये हमने वेव एनर्जी की बात करी। अब हम टाइडल एनर्जी की बात करते हैं। देखिए, एनर्जी को आप निकाल सकते हो टाइड से भी। कैसे? आप एक ऐसा रिजर्वॉयर क्रिएट करके निकाल सकते हो, या कह लो कि बेसिन क्रिएट करके निकाल सकते हो बिहाइंड द बैरेज। और उसके बाद आप ये टाइडल वाटर को पास करो इसको टरबाइंस के माध्यम से इस बैरेज के अंदर, और तब जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी। तो एक इम्पॉर्टेंट और मेजर जो टाइडल वेव पावर प्रोजेक्ट है उसकी कॉस्टिंग की बात करें तो करीब 5000 करोड़ आती है। और ये प्रपोज करा गया है कि सेटअप किया जाएगा हंथखाल क्रीक में इन द गल्फ ऑफ कच्छ, गुजरात के अंदर। ठीक, तो ये हमने ओशन थर्मल एनर्जी की भी बात कर ली। नेक्स्ट बात हम करते हैं बायोमास के बारे में। क्या है बायोमास, समझिए थोड़ा सा। देखिए, बायोमास एक ऐसी रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स है जिसे डिराइव करा जाता है फ्रॉम दी कार्बोनेशियस वेस्ट ऑफ ह्यूमन एंड नेचुरल एक्टिविटीज़। किससे बायोमास निकालते हैं हम? कार्बोनेशियस वेस्ट जो अलग अलग ह्यूमन या नेचुरल एक्टिविटीज़ से होता है, वो एनर्जी बायोमास एक ऐसी रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स है जो यहाँ से निकलता है।
कहाँ से निकलता है भैया? हैं, ये क्या वर्ल्ड बोल दिया आपने खतरनाक सा। देखिए बहुत सारे सोर्सेस से निकलता है, जिसमें बाय प्रोडक्ट भी आते हैं, कुछ टिम्बर इंडस्ट्री से, एग्रीकल्चर क्रॉप से, ग्रास या वुडी प्लांट, जो बचा कुचा एग्रीकल्चर या फॉरेस्ट्री का रेसिड्यू हो गया, ऑयल रिच एल्गे होते हैं, ऑर्गेनिक कंपोनेंट है या म्यूनिसिपल या इंडस्ट्रियल वेस्ट के। तो बायोमास एक अच्छा सब्स्टिट्यूट कुल मिला के हो जाता है हमारे जो कन्वेक्शन फॉसिल फ्यूल का है, उसकी जगह पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं हीटिंग के लिए और एनर्जी को जनरेट करने के पर्पस के लिए। तो अब जब बायोमास को जलाते हैं तो क्या निकलता है? ये सेम अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी जैसे कि आप फॉसिल फ्यूल को जलाओगे, निकलेगी इतनी ही। लेकिन फॉसिल फ्यूल कार्बन डाइऑक्साइड को जो रिलीज़ करते हैं वो रिलीज़ करते हैं कि जो कैप्चर होती है बाय फोटोसिंथेसिस ओवर इट्स फॉर्मेटिव ईयर, जब बन रहे थे तो उस समय उनमें इकट्ठा हुई थी वो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। लेकिन बायोमास दूसरी तरफ वो ऐसी कार्बन डाइऑक्साइड को निकालता है जो कि लार्जली बैलेंस हो जाती है बाय द कार्बन डाइऑक्साइड जो कैप्चर होती है इन इट्स ओन ग्रोथ, है ना। डिपेंड करता है कि कितनी एनर्जी जो है यूज़ हुई है ग्रो करने में, हार्वेस्ट करने में, प्रोसेस करने में फ्यूल को। इसलिए जो अपना बायोमास है ना, इसके अंदर ये कोई कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड नहीं करता अपनी तरफ से एटमॉस्फेयर के अंदर। क्यों? क्योंकि एज इट एब्जॉर्व्स, ये एब्जॉर्व कर लेता है सेम अमाउंट ऑफ कार्बन को जब वो ग्रो हो रहा होगा, है ना। उतने जिस समय वो ग्रो हो रहा होगा उस समय उतना ही कार्बन उसने एब्जॉर्व करा होगा, वो जलाया गया तो उतना रिलीज हो गया। तो उसको फ्यूल की तरह जलाओगे तो उतना ही रिलीज हो जाएगा। तो कुल मिला के बैलेंस नेचर बनाता है। अब जो केमिकल प्रोसेस है जैसे कि गैसिफिकेशन हो गया, कंबक्शन हो गया, पायरोलिसिस हो गया, ये सारा कुछ बायोमास को कन्वर्ट कर देते हैं कुछ यूज़फुल प्रोडक्ट्स में। और जब इसे जलाया जाता है ना, तो ये जलाना समझ लिए, कंबक्शन तो सबसे कॉमन इसमें से चीज़ है। हर एक टेक्नोलॉजी जो मेंशन करती है वो एक अच्छा खासा कैलोरीफिक एंड प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करती है एंड कुछ बाय प्रोडक्ट्स को भी प्रोड्यूस करती है। जो प्रोसेसिंग करने का तरीका है ये सेलेक्ट करा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर एंड जो भी ओरिजिन है फीड स्टॉक का, उनके जो फिजियोकेमिकल स्टेट है या उनको कहाँ मतलब अप्लाई करते हैं ऑफ फ्यूल प्रोडक्ट्स के तौर पे जहाँ से निकलते हैं ये, तो इस पे सब कुछ डिपेंड करता है। अब कुछ टर्म्स को समझ लेते हैं। एक पहला है एनारोबिक डाइजेशन, या इसे हम लोग बोलते हैं बायोमेथनाइजेशन। ये क्या होता है बायोमेथनाइजेशन? बायोमेथनाइजेशन या इसको कहते हैं हम मिथेनोजेनेसिस, ठीक है। ये एक साइंटिफिक तरीका है, साइंटिफिक प्रोसेस है जहाँ पे एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो एनारोबिक एनवायरनमेंट में क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं बायोडिग्रेडेबल मैटर को, और इससे प्रोड्यूस होती है मीथेन रिच बायोगैस एंड एफ्लुएंट जो भी। अब तीन तरह के फंक्शंस जो यहाँ पे देखने को मिलते हैं उनमें देखने को मिलता है, एक तो हो जाता है अपना ये हाइड्रोलाइसिस, दूसरा होता है एसिडोजेनोसिस और तीसरा होता है मेथनोजेनोसिस। तो ये तो हमने आपको बताया कि बायो मेथनेशन एक्चुअली में क्या होता है। अब दूसरा जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे कंबक्शन या इंसिनरेशन के बारे में। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको कुछ लोगों को शायद एनारोबिक का मतलब अगर नहीं पता होगा, तो एनारोबिक का मतलब होता है जिसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना, उसे कहते हैं एनारोबिक। चलिए, अब मैंने दूसरा क्या बताया कंबक्शन या इंसिनरेशन, इसका समझिए। इस प्रोसेस में क्या होता है कि वेस्ट को डायरेक्टली जला देते हैं, किसमें, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर, दैट इज ऑक्सीजन की प्रेजेंट में, हाई टेम्परेचर में। हाई टेम्परेचर का मतलब 800 डिग्री सेल्सियस के करीब। इसमें वेस्ट जब जलता है तो इसमें हीट एनर्जी निकलती है, कुछ इनर्ट गैसेस निकलती हैं, कुछ ऐश वगैरह निकलती है, और कंबक्शन रिजल्ट्स इन ट्रांसफ़र ऑफ 65 से 80% हीट कंटेंट का ट्रांसफ़र होता है ऑर्गेनिक मैटर का, किसमें, हॉट एयर में, स्टीम में, हॉट वाटर में। और जो स्टीम जनरेट होती है बदले में, इसका यूज़ करा जाता है स्टीम टरबाइन्स में, किस लिए, जनरेट करने के लिए, किसको, पावर को, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं पायरोलिसिस या गैसिफिकेशन के। पायरोलिसिस क्या होता है साथियों?
एक ऐसा प्रोसेस है केमिकल डिकम्पोजिशन का ऑर्गेनिक मैटर के ब्रॉट अबाउट बाय हीट। इस प्रोसेस में ऑर्गेनिक मटेरियल को गर्म करते हैं, है ना, हीट करते हैं एयर की एब्सेंस में। जब तक गर्म करते रहते हैं जब तक के लिए मॉलिक्यूल्स उसके थर्मली ना ब्रेक डाउन हो जाएं और इस ना बन जाए गैस, है ना, टू बिकम गैस कंप्राइजिंग, जिसमें छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं जिसे हम लोग कलेक्टिवली सिन गैस कहते हैं ना, जब तक ये ना बन जाए। तो गैसिफिकेशन होता कैसे? गैसिफिकेशन आप ऐसे भी कह सकते हो कि रिजल्ट है पार्शियल कंबक्शन का ऑर्गेनिक मैटर के इन द प्रेजेंस ऑफ रेस्ट्रिक्टेड क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन या एयर में, और जो गैस वहाँ प्रोड्यूस होती है उसे हम कहते हैं प्रोड्यूसर गैस। और जो गैस प्रोड्यूस होती है इस पायरोलिसिस के माध्यम से, उसके अंदर मेनली आप कार्बन मोनोऑक्साइड पाओगे, 25% तो वही होती है। हाइड्रोजन और हाइड्रोकार्बन्स करीब 15% होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन करीब 60% होते हैं। इसके बाद अगला कदम ये होता है कि क्लीन करना सिन गैस को या प्रोड्यूसर गैस को। उसके बाद गैस को जलाते हैं इंटरनल कंबक्शन इंजन जनरेटर सेट्स या टरबाइन्स में, और इससे बनती है इलेक्ट्रिसिटी। तो ये कुछ कहानियाँ मैंने आपको इसके अंदर बताई। नेक्स्ट हम बात करेंगे कोजनरेशन की। कोजनरेशन क्या है? कोजनरेशन मतलब प्रोड्यूस करना दो तरह के फॉर्म ऑफ एनर्जी को एक फ्यूल से। क्या करा जा रहा है? एक फ्यूल से दो तरह की फॉर्म ऑफ एनर्जी को यहाँ पे प्रोड्यूस करा जा रहा है, ठीक है। और कैसे? मस्ट ऑलवेज बी हीट और एंड द अदर में बी इलेक्ट्रिसिटी और मैकेनिकल एनर्जी। अब इसको और समझिए। एक डेफिनेशन के तौर पे अगर मैं आपको इसको बता दूं तो इसको कहेंगे कि भैया कोजनरेशन इज प्रोड्यूसिंग टू फॉर्म ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फ्यूल। वन ऑफ द फॉर्म्स ऑफ एनर्जी मस्ट ऑलवेज बी हीट। एक फॉर्म ऑफ एनर्जी जो निकलेगी वो हमेशा क्या होगी? हीट होगी। एंड अदर में भी इलेक्ट्रिसिटी और मैकेनिकल एनर्जी, और दूसरी जो निकलेगी वो हो सकता है कि इलेक्ट्रिसिटी हो या फिर मैकेनिकल एनर्जी हो, ठीक है, बात खत्म। दो फॉर्म ऑफ एनर्जी निकल ली एक फ्यूल से। अब देखिए कन्वेंशनल पावर प्लांट में फ्यूल को जब जलाते थे, काहे में? बॉयलर के अंदर। किस लिए जलाते थे? जनरेट करने के लिए हाई प्रेशर स्टीम को। और ये जो स्टीम थी, है ना, इस स्टीम का यूज़ करा जाता था ड्राइव करने के लिए टरबाइन को। और उसके बाद वो क्या करता था, है ना, विच इन टर्न ड्राइव्स एन ऑल्टरनेटर, किससे? थ्रू अ स्टीम टरबाइन। और इससे क्या होता था? इससे जो है निकल के आती थी इलेक्ट्रिक पावर। तो जो एग्जॉस्ट स्टीम थी वो जनरली कंडेंस कर दी जाती थी पानी में, वाटर में, और फिर से वो वापस चली जाती थी बॉयलर के अंदर। तो इस तरीके से ये प्रोसेस चलता था। अब जैसे लो प्रेशर स्टीम के अंदर बहुत भारी मात्रा में हीट होती है जो लॉस हो जाती है कंडेंसिंग के प्रोसेस के टाइम पे, तो जो एफिशिएंसी होती है कन्वेंशनल पावर प्लांट की, ये सिर्फ और सिर्फ 35% ही हो जाती है। लेकिन ये जो कोजनरेशन प्लांट है, इसमें जो लो प्रेशर एग्जॉस्ट स्टीम निकलती है टरबाइन से, ये कंडेंस नहीं करी जाती, बट इसको यूज़ कर देते हैं हीटिंग पर्पस के लिए फैक्ट्रीज़ के अंदर, घरों में। एंड इसलिए काफ़ी एफिशिएंसी लेवल इसका बहुत हाई होता है, करीब 75 से 90% तक पहुंच जाता है। सिंस जो कोजनरेशन है उसमें आप देखोगे कि पावर और हीट दोनों की ही चीज़ें पूरी हुई जा रही हैं। इसके अलावा दूसरे कुछ फ़ायदे भी हैं कि सस्ता है प्लांट भी, एमिशन भी कम होता है, पोल्यूटेंट भी कम होते हैं। क्यों? क्योंकि फ्यूल का कंजम्पशन कम होता है। इवन जो कंजर्वेटिव एस्टिमेट है उसमें भी पोटेंशियल जो है पावर जनरेशन की, इसको जनरेशन से इंडिया के अंदर वो करीब 20,000 मेगावाट से ज़्यादा ही है। सिंस इंडिया के अंदर शुगर सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होती है वर्ल्ड में, बैगीज बेस को जनरेशन यहाँ पे प्रमोट करा जा रहा है इसीलिए। और को जनरेशन के अंदर पोटेंशियल भी बहुत है ना। हीट, इलेक्ट्रिसिटी, प्राइमरी शुगर एंड राइस मिल्स, डिस्टिलरीज, पेट्रोकेमिकल सेक्टर, इंडस्ट्री जैसे फर्टिलाइजर, स्टील, केमिकल, सीमेंट, पल्प, पेपर, एल्यूमिनियम,
यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती भी है और ये पूरी भी होगी। तो बात आती है कि क्या पोटेंशियल है इंडिया के अंदर इसको लेके। देखिए, बायोमास एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट सोर्स है एनर्जी का। करीब 32% हमारी टोटल प्राइमरी एनर्जी यूसेज का देश के अंदर है और करीब 70% से ज़्यादा ही इंडिया की पॉपुलेशन डिपेंड करती है इसी की द्वारा एनर्जी नीड्स से। आज की करंट अवेलेबिलिटी बताऊं बायोमास की, तो एस्टिमेट करी गई है करीब 400 से 450 से 500 मिलियन टन हर सालाना, और पोटेंशियल तो करीब 18,000 मेगावाट का है। इसके अलावा करीब 5,000 मेगावाट एडिशनल पावर भी जनरेट करी जाती है बैगीज से बेस्ड को जनरेशन से कंट्री के 550 जो शुगर मिल्स हैं उनके अंदर। इसके अलावा इसमें करीब 600 करोड़ का इन्वेस्टमेंट भी अट्रैक्ट करता है हर साल, जिससे रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है करीब 10 मिलियन मैन डेज का, वाइल मोर देन 5,000 मिलियन यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का। तो अभी देश के अंदर क्या इंस्टॉल कैपेसिटी उसको लेके, तो 2021 तक ही डेटा, खैर इसका पुराना है, इसमें जो है देखा जाता है कि 1836 मेगावाट था, फिर बैगीज को जनरेशन 7,562 था। इतना कुछ ना समझिए, ऐसे समझिए कि जो बायोमास पावर प्रोजेक्ट्स हैं वो आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, मतलब ये स्टेट सबसे आगे हैं। और इसके अलावा आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र और यूपी ये लीडिंग स्टेट हैं बैगीज को जनरेशन प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर शुगर के अच्छा प्लांटेशन हो रहा है। सरकार ये है कि कोशिश कर रही है कि हम और इसको बढ़ाएंगे और बहुत सारे कदम भी उठाए हैं। इसके अलावा सेंट्रल फाइनेंस असिस्टेंट भी प्रोवाइड करी है गई है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा, कैपिटल सब्सिडी देके, फाइनेंशियल इंसेंटिव देके इस बायोमास एनर्जी प्रोजेक्ट्स को इंडिया के अंदर। अब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को समझते हैं जो कि है वेस्ट टू एनर्जी। समझिए, थोड़ा जानिए। आज के टाइम पे यहाँ पे वेस्ट बहुत बढ़ रहा है शहरों में, इंडस्ट्री में, तो इससे भाई बदलाव आएगा ही आएगा समाज में, लाइफ पैटर्न में। और ये दिक्कत क्या है कि निकल रहा है हमारे, आज चीज़ें चेंज हो रही हैं तो हम वेस्ट जनरेट कर रहे हैं बहुत सारे तरीक़ों से, लेकिन इसका एनवायरमेंटल हज़ार्ड बहुत ख़तरनाक है। टेक्नोलॉजी डेवलप हुई तो अमाउंट ऑफ वेस्ट यहाँ पे उसमें मदद मिली रिड्यूस करने में, सेफ डिस्पोजल हुआ, एंड उससे क्या हुआ कि हम इस वेस्ट से एनर्जी को जनरेट करने की तरफ बढ़ने लगे। तो फ़ायदा ये है ना कि अगर हम वेस्ट से एनर्जी जनरेट करने लग जाएंगे तो जो हमने आपको पहले बताया ना कि लैंडफिल की समस्या होती है वेस्ट को डंप करने के लिए, ये सब चीज़ों से प्रॉब्लम से हटेंगे और एक क्लीन पावर को जनरेट करेंगे बिना किसी हार्मफुल गैस को एमिट करे। इससे वेस्ट भी कम होगा, डिस्पोजल भी बढ़िया होगा, एंड हम जनरेट करेंगे पावर पैरोलिसिस को, गैसिफिकेशन को, जो कि आज की द्वारा बढ़ती हुई इमर्जिंग टेक्नोलॉजी हैं अपार्ट फ्रॉम जो हमारे कॉमन इंसिनरेशन या बायो मेथनेशन के माध्यम से हम करते थे। तो अब समझते हैं कि इस वेस्ट टू एनर्जी में कितना पोटेंशियल है। देखो, एस्टिमेट तो करा गया है करीब 225 मेगावाट का पोटेंशियल है, सारे जो सीवेज वगैरह से सब कुछ निकलता है। इवन 1460 मेगावाट का म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट से पोटेंशियल है इंडिया के अंदर। टोटल करीब 1700 मेगावाट पावर निकल सकती है। तो ये सारी चीज़ें तो हैं ही हैं। टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ग्रिड इंटरैक्शन पावर की वेस्ट टू एनर्जी में 99.08 मेगावाट अभी है फ़िलहाल तो। खैर, इस पे काम भी चल रहा है प्रमोट करने को लेके। तो दिक्कतें क्या है इंडियन वेस्ट जो है वो फेस करता है इस एनर्जी सेक्टर के अंदर। तो सबसे पहली दिक्कत तो देखिए चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी की है। क्या प्रॉब्लम है भैया साइड ऑफ टेक्नोलॉजी में? हाँ, देखो भाई, वेस्ट टू एनर्जी अभी भी नया कॉन्सेप्ट है इंडिया के लिए। ज़्यादातर देखा गया है कि ये कमर्शियल टेक्नोलॉजीज़ में ही होता है। अर्बन वेस्ट जो है वही रिक्वायर्ड होते हैं कि टू बी इम्पोर्टेड, है ना। मतलब मोस्ट ऑफ द प्रूवन एंड कमर्शियल टेक्नोलॉजी इन रिस्पेक्ट ऑफ अर्बन वेस्ट आर रिक्वायर्ड टू बी इम्पोर्टेड, है ना। बहुत सारी टेक्नोलॉजी आने की बहुत ज़रूरत है। दूसरी बात है कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। देखिए, प्रोजेक्ट की कॉस्ट स्पेशली ये जो बेस्ड होगी बायो मिथेनेशन टेक्नोलॉजी पे बहुत हाई होगी, क्योंकि क्रिटिकल इक्विपमेंट चाहिए होंगे प्रोजेक्ट के लिए और इनको इंपोर्ट कराना पड़ेगा। तीसरी बात अगर हम करें तो बात आती है इम्प्रॉपर
सेग्रीगेशन। अब ये क्या है, एक सेकेंड, देखो इंडिया के अंदर यहाँ पे सोर्स की कमी है जो सेपरेट करे वेस्ट स्ट्रीम को, ओइंग टू लो लेवल कंप्लायंस जो म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट रूल्स का है 2000 बाय म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन अर्बन लोकल बॉडीज़। ऑर्गेनिक वेस्ट को मिक्स करा जाता है दूसरे तरह के वेस्ट के साथ, इसलिए क्या हो जाता है ना, वेस्ट टू एनर्जी टेक्निक का यूज़ करना उसमें रुकावट आती है और स्मूथनेस भी नहीं सही से हो पाती है। जो हम चाहते हैं ना, जो कदम उठाते हैं बड़े बेकार हो जाता है सब मामला। और चौथी लास्ट बात कि लैक ऑफ पॉलिसी सपोर्ट। ये क्या है भाई, देखो एक अच्छी पॉलिसी गाइडलाइंस नहीं है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से लैंड की अलॉटमेंट को लेके, गार्बेज की सप्लाई को लेके, पावर परचेज या इवैक्यूएशन फैसिलिटीज़ को लेके। तो इसलिए थोड़ा सा टफ पड़ रहा है, नया कॉन्सेप्ट है, अगर इसको सही से लागू करा जाए तो बहुत अच्छा रहेगा आने वाले समय में। नेक्स्ट हम आपको बताएंगे जियोथर्मल एनर्जी के बारे में। देखिए जियोथर्मल जनरेशन ये क्या है। जब हम जियोथर्मल एनर्जी का उपयोग करते हैं या बड़े बड़े रिजर्वॉयर्स जो हीट के, आप देखते हो कि हमारी अर्थ के इनर कोर के अंदर जो स्टोर है ना, उनको हम जब यहाँ पे निकालते हैं और यूज़ करते हैं, तो अर्थ की लेयर्स में जो ऊपर की लेयर होती है उसे बोलते हैं क्रस्ट। आपको पता होगा अर्थ की क्रस्ट के नीचे एक लेयर होती है जो एक गर्मा गर्म है, हॉट और मॉल्टेन रॉक की, जिसे हम लोग बोलते हैं मैग्मा, ठीक। और हीट लगातार प्रोड्यूस होती रहती है यहाँ पे, मोस्टली कैसे, क्योंकि नेचुरली रेडियो एक्टिव मटेरियल डिके होते हैं जैसे कि यूरेनियम, पोटेशियम वगैरह। तो अब इसको कैप्चर आप कैसे कर लोगे। देखिए जियोथर्मल सिस्टम्स आप देखोगे रीजन्स में ऐसी जगह पे जहाँ पे नॉर्मल से स्लाइटली अबव नॉर्मल जियोथर्मल ग्रेडियंट, जैसे मतलब जो धीमे धीमे बदलाव होता है ना टेम्परेचर के अंदर, जिसे हम लोग जियोथर्मल ग्रेडियंट कहते हैं। जब ग्रेजुअल चेंज होता है टेम्परेचर में तो इसे हम लोग कहते हैं जियोथर्मल ग्रेडियंट, जिसमें आपको देखिएगा टेम्परेचर बढ़ता जाता है जैसे जैसे नीचे जाओगे अर्थ की क्रस्ट के अंदर। तो एवरेज जियोथर्मल ग्रेडियंट ये करीब होता है 2.5 से 3 डिग्री सेल्सियस का 100 मीटर पे, ठीक है। तो ऐसी जगहों पे जहाँ पे ऐसे बदलाव पाओगे तो वहाँ पे जो है चीज़ें पाते हो। एंड स्पेशली ऐसे रीजन्स में जो कि अराउंड प्लेट मार्जिन्स हैं जहाँ पे जियोथर्मल ग्रेडियंट्स सिग्निफिकेंटली ज़्यादा होते हैं एवरेज वैल्यू से। अब सबसे ज़्यादा कॉमन तरीका, करंट तरीका जो है कैप्चर करने का एनर्जी को इस जियोथर्मल सोर्सेज से, वो ये है कि टैप करना इसको नेचुरली तरीके से, नेचुरली अकरिंग जो हाइड्रोथर्मल कन्वेक्शन है उसके माध्यम से, ऐसे सिस्टम्स के माध्यम से जहाँ पे कूलर वाटर जो है वो अंदर जा रहा है, ठंडा पानी अंदर जा रहा है अर्थ की क्रस्ट के, गर्म हो रहा है, उसके बाद सरफेस से होता हुआ वो ऐसे ऐसे राइज अप हो रहा है। तो जब हीटेड वाटर ये फोर्स होता है टू द सरफेस तो ये काफ़ी आसान हो जाता है कि वो जो स्टीम निकल रही है उस स्टीम को कैप्चर करना और उसके बाद उसको यूज़ कर लेना कि वो जो है इलेक्ट्रिक जनरेटर्स को चला पाएगी। अब इंडिया के अंदर क्या पोटेंशियल है इसका समझिए। देखिए इंडिया इतना पोटेंशियल है, करीब 10,600 मेगावाट पावर जियोथर्मल रिसोर्सेज से जनरेट करता है। हालांकि इंडिया जो है वो अर्लीस्ट कंट्री शुरुआती रहा था जिसने शुरुआत करी थी जियोथर्मल प्रोजेक्ट की 1970s में भी, और लेकिन आज भी यहाँ पे कोई ऑपरेशनल जियोथर्मल प्लांट इंडिया में है नहीं। 340 हॉट स्प्रिंग्स को आइडेंटिफाई भी किया है और इनको एक साथ रखा भी है, अलग अलग जियोथर्मल प्रोविंस के हिसाब से इनको टर्म भी किया है, किस हिसाब से चीज़ें हैं जहाँ भी जिस भी रीजन में है, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चरल रीजन, जैसे अकरेंस कहाँ से हो रहा है, कौन सी ओरोजेनिक बेल्ट रीजन्स हैं, स्ट्रक्चरल गैबन्स, डीप फॉल्ट जोन, एक्टिव वॉल्केनिक जोन। तो थोड़ा सा समझाते हैं। ओरोजेनिक रीजन्स समझते हैं ना, कहाँ से कैसे इलाकों से कौन सी हैं। देखो सबसे पहला तो यहाँ पे हिमालयन जियोथर्मल प्रोविंस आती है, उसके अलावा नेक्स्ट आती है नागा लुशय जियोथर्मल प्रोविंस, और फिर आती है कि अंडमान निकोबार आइलैंड जियोथर्मल प्रोविंस। तो 3 तरह की हो गई। इसके अलावा कुछ नॉन ओरोजेनिक रीजन्स की अगर बात करूं तो उसमें नाम आता है कैम्बेगा ग्रेबिन का, इसके साथ सोन नर्मदा तैपी ग्रेबिन का, उसके साथ यहाँ पे जो नाम आता है वो आता है दामोदर वैली का, वेस्ट कोस्ट का, महानदी वैली का,
गोदावरी, वैली वगैरह का। ठीक है, तो हमने ये आपको ये सारी बात बताई जो कि ओरोजेनिक और नॉन ओरोजेनिक रीजन्स हैं। अच्छा, थोड़ा सा ये बता दूं कि ओरोजेनिक का मतलब क्या होता है ना। हो सकता है आपको ना पता हो कि ओरोजेनिक रीजन्स क्या होते हैं। देखिए, ओरोजेनिक का मतलब होता है जो प्रोसेस होता है जिससे ये जो पहाड़ है ना, माउंटेन्स बनते हैं, खासकर अर्थ की क्रस्ट फोल्ड होके बनते हैं। तो ये इस प्रोसेस, तो ओरोजेनिक रीजन में मैंने बताया कि जैसे हिमालयन जियोथर्मल प्रोविंस, नागा लोशाई जियोथर्मल प्रोविंस, अंडमान निकोबार आइलैंड जियोथर्मल प्रोविंस, और नॉन ओरोजेनिक रीजन्स भी यहाँ पे बता दिए। तो अब आप कहेंगे मैम स्टेट वाइज साइट्स बता देती तो हम लोग को ज़्यादा समझ में आ जाता। तो कुछ पोटेंशियल साइट्स में पूका वैली जम्मू एंड कश्मीर की आती है, तट्टा पानी छत्तीसगढ़ का, गोदावरी बेसिन मणिकरण हिमाचल प्रदेश का। इसके अलावा बकरेश्वर वेस्ट बंगाल का, तुवा गुजरात का, उनई महाराष्ट्र का, और जलगांव भी आपका महाराष्ट्र में ही मिलेगा। अच्छा, क्या रिसेंटली इधर कुछ सालों में डेवलपमेंट देखने को मिला है? तो देखिए, 2013 से हुआ क्या कि इंडिया का पहला जियोथर्मल पावर प्लांट अनाउंस करा कि हम छत्तीसगढ़ में लगाएंगे। प्लांट को ये था कि हम तट्टा पानी में बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट में लगाएंगे, और कुछ सैटेलाइट जैसे कि IRS-1 वगैरह का इम्पोर्टेंट रोल रहा था फोटोग्राफ, इंफ्रारेड फोटोग्राफ लेने में कि हमें कहाँ पे कौन सा जियोथर्मल एरिया है और कहाँ पे इसको लगाना चाहिए। अब समस्याएं हर जगह आती हैं, तो क्या चैलेंजेस फेस करें, यहाँ हम थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। देखिए, चैलेंजेस में सबसे पहली बात तो पैसे पे ही आके टिक जाती है। बात क्या है कि काफ़ी हाई जनरेशन कॉस्ट है। ज़्यादातर जो कॉस्ट जियोथर्मल पावर प्लांट से रिलेटेड है ये होती है क्यों? क्योंकि रिसोर्स को एक्सप्लोर करने में जाती है, प्लांट को बनाने में खर्चा हो जाता है। दूसरा आता है खर्चा, वो होता है ड्रिलिंग कॉस्ट। देखिए, जियोथर्मल एनर्जी को जनरेट करने की कॉस्ट तो कम हुई है 25% से पिछले 20 सालों में, लेकिन एक्सप्लोर और खुदाई ड्रिल करना ना ये बड़ा रिस्की भी है और एक्सपेंसिव भी है। क्यों? क्योंकि जो ये पत्थर रॉक्स होते हैं ना जियोथर्मल एरियाज में बहुत हार्ड होते हैं, गर्म होते हैं। डेवलपर्स फ्रीक्वेंटली रिप्लेस करना पड़ता है इनको, इस ड्रिलिंग इक्विपमेंट को, टूट जाता है ना बार बार। तीसरा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उसे हम कहते हैं भैया ट्रांसमिशन बैरियर। ये क्या है? देखो, जियोथर्मल पावर प्लांट लोकेट होते हैं कुछ स्पेसिफिक एरिया के पास जो कि रिजर्वायर के पास हो। क्यों? क्योंकि भैया ये प्रैक्टिकल तो है नहीं कि हम स्टीम को भर भर के कहीं ले जाएं या गर्म पानी को दूर तक ले जाएं, 2 माइल से ज़्यादा नहीं ले जा सकते। अब बहुत सारे जियोथर्मल रिसोर्सेज आपको गांव वगैरह में मिलेंगे। डेवलपर्स क्या करते हैं फिर भाई, अपनी उनकी एबिलिटी कम हो जाती है ना, ये इलेक्ट्रिसिटी कहाँ तक सप्लाई करेंगे ग्रिड को, और नई पावर लाइंस बहुत महंगी पड़ेंगी अगर उन्हें हम कंस्ट्रक्ट करें, बहुत डिफ़िकल्ट होगा उनको साइट करना। बहुत सारी ऐसी अभी की जो ट्रांसमिशन लाइन है वो कैपेसिटी के पास काम तो कर रही हैं, लेकिन हो सकता है कि वो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट ना कर पाएँ जब तक उनमें अपग्रेडेशन ना हो। तो इसी से बहुत सारी ऐसी इम्पोर्टेंट चीज़ें देखने को मिली हैं। इम्पोर्टेंट इंक्रीज़ भी देखने को मिला है बहुत सारे जियोथर्मल पावर प्लांट्स में। लेकिन वही वाली बात, कैसे कनेक्ट करें, अपग्रेड करें, नई लाइंस डालें, एक्सेस दें उनको पावर ग्रिड का, चाहे ग्रिड जो है वो डिलीवर करे चीज़ें या जैसे भी हो। तो ये कुछ समस्याएं हैं। अच्छा, एक समस्या यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी की भी है कि कुछ एरियाज़ के अंदर ना वो सफिशेंट हॉट रॉक्स हैं सप्लाई करने के लिए हॉट वाटर को पावर स्टेशन तक, लेकिन बहुत सारे ऐसे एरियाज़ भी हैं जो एरियाज़ बहुत हार्श है, बहुत ऊंचाई पे हैं पहाड़ों के। तो एक्सेसिबिलिटी जियोथर्मल रिसोर्सेज की यहाँ पे मुश्किल होती है और कॉस्ट बढ़ने लगती है। या कह लो कि डेवलपमेंट की कॉस्ट पे यहाँ पे देखा जाता है कि भैया क्या करा जाए, कैसे करा जाए, इस चीज़ को इनकी एक्सेसिबिलिटी जो है वो नहीं प्रॉपर हो पाती। तीसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट और लास्ट है एग्जीक्यूशन चैलेंजेस। देखो, हार्मफुल रेडियो एक्टिव गैसेस ये निकलती हैं बहुत अंदर से, अगर आप ड्रिल करते हो अर्थ के अंदर, है ना, होल्स करते हो, ड्रिल करते हो, तो प्लांट जो है उसके अंदर कोई भी अगर लीक्ड गैस हो गई तो उससे सेफ डिस्पोजल हो, नहीं तो कितने लोग ख़त्म हो जाएंगे। अब लास्ट बात करेंगे हम फ्यूल सेल्स की। फ्यूल सेल क्या होते हैं पहले समझिए। ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइसेस हैं जिनका काम होता है
केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करना फ्यूल की डायरेक्टली और बहुत एफिशिएंटली तरीके से इसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज़ डीसी करंट निकलता है और हीट निकलती है, दस डूइंग अवे विथ कंबक्शन, है ना, जलना वलना नहीं है इसके अंदर। अच्छा, सबसे सूटेबल फ्यूल ऐसी सेल्स के लिए देखा जाता है वो हाइड्रोजन है या मिक्सचर ऑफ कंपाउंड है जिनके अंदर हाइड्रोजन मौजूद हो। अब फ्यूल सेल के अंदर आपको एक इलेक्ट्रोलाइट सैंडविच मिलेगा दो इलेक्ट्रोड के बीच में। ऑक्सीजन पास होती है एक इलेक्ट्रोड से और हाइड्रोजन से दूसरे की तरफ, एंड ये दोनों इलेक्ट्रोड आपस में रिएक्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकली और इससे जनरेट होती है इलेक्ट्रिसिटी, साथ में वाटर और साथ में हीट। तो फ्यूल सेल जो ऑटोमोबाइल ट्रांसपोर्ट के लिए उनके बारे में बताऊंगी। अगर आप कंपेयर करो व्हीकल पावर्ड बाय द इंटरनल कंबक्शन इंजन से, तो उसके कंपैरिजन में फ्यूल सेल पावर व्हीकल जो है उनके अंदर काफ़ी हाई एनर्जी कन्वर्जन होता है, एफिशिएंटली काम करते हैं, नियर ज़ीरो पोल्यूशन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर सिर्फ एमिट होती है। फ्यूल सेल द्वारा बनाए गए ईवीज दैट इज़ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है वो बैटरी ऑपरेटेड ईवीज इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज एफिशिएंसी ईजी होती है, फास्टर रिफ्यूलिंग होती है। इंडिया के अंदर डीजल के द्वारा चलने वाली बसें ये मेजर मीन्स हैं ट्रांसपोर्ट का और ये अच्छी क्वांटिटी एसपीएम की रिलीज़ करती हैं, SO2 भी बढ़िया रिलीज़ कर देती हैं। इसलिए ज़रूरत है कि फ्यूल सेल पावर्ड बसेस हों, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हों, लाई जाएं ताकि एयर पोल्यूशन जो है वो रोका जा सके, कम किया जा सके। अब हम फ्यूल सेल फॉर पावर जनरेशन की अगर बात करें तो जो पुराने बड़े बड़े पावर प्लांट्स हैं वो नॉन रिन्यूएबल फ्यूल का यूज़ करते हैं। किस? एनवायरनमेंट की कॉस्ट पे एनवायरमेंटल इम्पैक्ट बहुत पड़ता है उसका। लेकिन फ्यूल सेल सिस्टम बहुत ही बढ़िया है स्मॉल स्केल डिसेंट्रलाइज पावर जनरेशन के लिए। ये सप्लाई कर सकते हैं कंबाइंड हीट को, पावर को कमर्शियल बिल्डिंग्स तक, हॉस्पिटल्स तक, एयरपोर्ट, मिलिट्री इंस्टॉलेशन तक, दूर दराज के एरिया में फ्यूल सेल एफिशिएंटली लेवल अप करते हैं करीब 55% एज़ कम्पेयर टू 35% करते थे पुराने कन्वेंशनल पावर प्लांट। एमिशन भी बहुत कम होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर सिर्फ और सिर्फ एमिट हो रही हैं। फ्यूल सेल के सिस्टम्स मॉडलर हैं, दैट इज एडिशनल कैपेसिटी ऐड करी जाती है जब भी ज़रूरत पड़े, आसानी से हो जाएगा, जहाँ पे चाहें, जहाँ पे पावर की ज़रूरत हो। कंस्ट्रेंट क्या है? हर चीज़ में कुछ ना कुछ तो दिक्कत है, रुकावट आ कहाँ रही है? देखिए, शुरुआती में इसका खर्चा बहुत आता है, बहुत बड़ी बात है। अगर हमें कमर्शलाइज करना है फ्यूल सेल को बड़े लेवल पे तो बहुत खर्चा है। अब बात करेंगे रेन 21 की। ये रेन 21 एक ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी है जिसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर का नेटवर्क है जो बहुत सारे की एक्टर्स को कनेक्ट करता है। जैसे इसमें सरकारें होती हैं, इसके अलावा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंडस्ट्री एसोसिएशन, साइंस एंड एकेडमी एज वेल एज सिविल सोसाइटी, कि भैया नॉलेज एक्सचेंज बढ़िया हो, पॉलिसी डेवलपमेंट बढ़िया हो, है ना, अच्छे से काम करें रिन्यूएबल एनर्जी को लेके। रेन 21 प्रमोट करता है रिन्यूएबल एनर्जी को कि जो भी ज़रूरतें हैं इंडस्ट्रियलाइज और डेवलपिंग कंट्रीज़ की वो पूरी हो, दैट आर ड्रिवन बाय क्लाइमेट चेंज, एनर्जी सिक्योरिटी, डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी से लोगों को ऊपर उठाना है। तो रेन 21 एक इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन है और कुछ उद्देश्यों के लिए काम करता है। तो ऑब्जेक्टिव की बात करें तो पहला तो यही है कि एक पॉलिसी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, रिसर्च बेस्ड एनालिसिस देना रिन्यूएबल एनर्जी को लेके डिसीजन मेकर्स को, मल्टीप्लायर्स को और पब्लिक को कि वो प्रॉपर अच्छे से पॉलिसी में चेंज लाएं। दूसरा, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनना जिसमें इंटरकनेक्शन हो कई स्टेक होल्डर्स एक्टर्स के बीच में जो इसी रिन्यूएबल एनर्जी की फील्ड में काम कर रहे हैं पूरे विश्व भर में, और जो रुकावटें आ रही हैं उन सारी रुकावटों को दूर करना। कंक्लूजन के तौर पे आखिरी में बस इतनी बात कहना चाहेंगे कि अगर रिन्यूएबल एनर्जी का बढ़िया से यूज़ कर दिया तो हमारी जो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी पे डिपेंडेंस है वो ख़त्म हो जाएगी, हम आत्मनिर्भर बनेंगे और हमारा जो प्रकृति है वो साफ रहेगी। जैसे जैसे ज़्यादा ग्रीन पावर रिसोर्सेज डेवलप होंगे वैसे वैसे कन्वेंशनल जो तरीका था वो ख़त्म होगा और ओवरऑल इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट जो इस इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन से रिलेटेड है वो भी जो है वो रिड्यूस होगा।
आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। एक डू यू नो का कहानी है, थोड़ा समझ लीजिएगा कि हाइड्रोजन एनर्जी मिशन 21-22 का एम था डेवलप करना इंडिया को एक ग्लोबल हब के तौर पे फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइड्रोजन एंड फ्यूल सेल्स टेक्नोलॉजी को लेके अक्रॉस द वैल्यू चेन। तो साथियों, यहाँ पे हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, बस इतनी ही रिक्वेस्ट है। ज्वाइन बटन को प्रेस करके आप मेरी मेंबरशिप को ज्वाइन करके मुझे मेरे काम में सपोर्ट कर सकते हो। इसके अलावा अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे व्हाट्सएप से लेके फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, हर चीज़ का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप मुझे हर जगह पे फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। आपको ये वीडियोस फेसबुक में मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।